चलो, ये मृदा संसाधन जो हम पढ़ रहे थे, ये मृदा संसाधन का ही टॉपिक है। मृदा संसाधन में जितना पढ़े कि पर्वतीय मृदा है, मरुस्थलीय मृदा है, जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ का मतलब जो जल को ओढ़े हुई है वही क्या है, जलोढ़। जानते हो कि जलोढ़ मृदा के मतलब नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा, वो कौन मृदा, जलोढ़ मृदा कहते हैं। तो यहाँ नाम ही इसको चिल्ला रहा, मिट्टी अपने आप। जल ओढ़ मतलब जल को ओढ़ी हुई है मृदा, तो कौन मृदा, जलोढ़ मृदा। और उसी तरह क्वेश्चन इसमें करेगा कि जो मिट्टी है, जो मृदा है, मृदा को अध्ययन, मृदा मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तब मिट्टी के अध्ययन को पोडोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन हो सकता है एग्जामिनर अगर एकदम लगे कि नए बच्चन को पास होने से रोक देना है तो ये सभी क्वेश्चन बनाता है कि बताइए मृदा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पोडोलॉजी। मृदा के अध्ययन को पोडोलॉजी। अब कहता है कि मृदा के अध्ययन पोडोलॉजी या मृदा दिवस कब मनाया जाता है। एक क्वेश्चन आता है कि मृदा दिवस, मिट्टी दिवस कब मनाया जाता है। तो मृदा दिवस जो है 5 नवंबर को मनाया जाता है। अब देखो, व्यक्ति जितना जीवित व्यक्ति है एक दिन सबको तो मरना है, मरेगा ही मरेगा। हम मर के कहाँ मिल जाएगा, मिट्टी में मिलेगा। तो मिट्टी में मिलने से पहले देखो, एक व्यक्ति जो है यह मरने वाला है, अब मरेगा एक और ले जाएगा ढोके कई व्यक्ति, 4। तो 4 और 1 5, और जाके कहाँ मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा। तब मृदा दिवस कब मनाया जाता है। अब कहता है कि मिलने के बाद भी, मरने के बाद कि ना 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 हमरा न ले जाओ, मतलब ना मतलब नवंबर, ना जाएंगे मिट्टी में मिलेंगे। तो 5 नवंबर मृदा दिवस याद रखना कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5। एक आदमी मरने वाला, 4 को ले जाने वाला, तो 4 और 1 कहता है ना जाओ, कहता हम ले जाओ, तो 5 नवंबर। ना जाओ मतलब नवंबर, तो हो गया 5 नवंबर। क्वेश्चन बनेगा तो याद रखना है कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है, 5 नवंबर। मृदा के अध्ययन को पोडोलॉजी कहा जाता है। और ये मृदा जो है, यह हमारे भारत में जो मृदा है, इसको देखने के लिए, मृदा का उपयोग करने के लिए रिकॉर्ड, मृदा का रिकॉर्ड कौन कर रहा है कि जैसे पूरे देश में मृदा है तो कहाँ कौन मृदा मिट्टी है, कहाँ पर वन है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर पर्वत है, कहाँ पर प्रतिभूमि है, कौन सरकार की भूमि है, कौन प्राइवेट व्यक्ति की भूमि है। ये सब रिकॉर्ड को ग्रहण करने वाला विभाग होता है भू राजस्व विभाग। क्या बोलेंगे, भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग कहता है भारत में भूमि उपयोग के संबंधित रिकॉर्ड और आंकड़ा को कौन रखता है, पहला क्वेश्चन, यही क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में भूमि के रिकॉर्ड कौन रखता है, भू राजस्व विभाग। और दूसरी बात है कि भारत की प्रशासनिक इकाइयों की भौगोलिक क्षेत्रों की सही जानकारी कौन देता है कि कौन सा जमीन, पहले समझो, जानकारी देने का काम कौन करता है कि कहाँ कौन सा जमीन है, कौन सरकार का है, कौन प्राइवेट है, कहाँ पर वन है, कहाँ पर जंगल है, कहाँ पर मरुस्थल है। ये सब जानकारी देने का काम करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भूमि को जानकारी देने का काम करता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग। जबकि भूमि के उपयोग संबंधित आंकड़ा कि किस भूमि का किसमें उपयोग किया जा रहा, इन सब आंकड़ा किसके द्वारा दिया जाता है, भू राजस्व विभाग के द्वारा दिया जाता है। तब 2 बातें एकदम ध्यान में रखना है। एक, भूमि आंकड़ा कौन देता है, भूमि के आंकड़ा कौन निर्धारित करता है, और दूसरा हो गया भारतीय कौन सी क्षेत्र प्रशासनिक इकाइयों के द्वारा। जैसे भारत में कहा जाता है कि भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32,87,200 भारत का पूरी क्षेत्रफल है 32,87,200 वर्ग किलोमीटर।
अब कहता कि क्या ये पूरे भारत के क्षेत्रफल में सब वन है? क्या सब पठार है? तो सब जगह क्या है, कौन चीज के बारे में है कि कहाँ पठार कहाँ मैदान और कितना भाग की जानकारी भारत सरकार को है। तब पूरे भारत में लगभग 93% भाग का उपयोग की आंकड़ा भारत सरकार के पास है। 7% आंकड़ा भारत सरकार के पास है नहीं। क्यों? 7% भूमि कहाँ गया? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से मतलब 93% का लेखा जोखा है कि हमारे पास इतना है, लेकिन 7% महक रहा है, कहाँ गया इसकी पता नहीं है। तो इसका कहना है कि 7% में झगड़ा झंझट चलता है। जैसे पाक अधिकृत क्षेत्र जो पाकिस्तान कहता हमारा जो कब्जा किए हुए हैं, और जो हमारा पूर्वी राज्य है जैसे अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, ये सब छुपा लेते हैं, ये सब अपने जगह को देते नहीं है, बताते नहीं है। तो सही जानकारी हमें मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा ये सभी जगह से मिल नहीं पाता है। इस कारण 7% भूमि की आंकड़ा हमें अभी तक पता नहीं चला। तो पता जो चला वो कै % है? 93% की पता नहीं है। 7% की हमको जानकारी ही नहीं मिल पा रही कि कहाँ है। तो वो सब कौन सा क्षेत्र है? जो भारत के पूर्वी क्षेत्र है और पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र हमें पता नहीं चलता है। तो ये 93% जो भाग है, ये 93% भाग पर क्या क्या कार्य किया जाता है, यही चीज सीखना। और ये भूमि उपयोग के संबंधित रिकॉर्ड कहता है कि भू उपयोग वर्गों की कुल योग प्रतिवेदन क्षेत्र के बराबर होता है, जो कि भौगोलिक क्षेत्र के विभिन्न है। मतलब विभिन्न तरह से भूमि का उपयोग किया गया है, कौन आधार पर कौन सी भूमि का उपयोग किया गया है। तो भूमि उपयोग के वर्गीकरण, भूमि उपयोग के लिए 9 वर्गीकरण भारत सरकार ने, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने भूमि उपयोग को कै वर्गों में बांट दिया? 9 वर्गों। भूमि उपयोग को 9 वर्गों में बांटा है, जिसमें से सबसे पहला वर्ग होगा वन। भारत सरकार का कहना है कि कहीं पर क्या है? वन है, तो वन वाला क्षेत्र मान लिया जाएगा। कहीं का कहता है कि बंजर और व्यर्थ भूमि, मतलब वैसा भूमि जो बंजर है, व्यर्थ हो गया, वैसा भूमि के भी आंकड़ा इसके पास है। कुछ ऐसे भूमि है जो गैर कृषि कार्यों में उपयुक्त होता है कृषि लायक, लेकिन ये गैर कृषि कार्यों के लिए, गैर कृषि कार्य के मतलब वहाँ खेती किया नहीं जाए। जैसे मकान है, तालाब है, ये मकान बना दिया, तालाब बना दिया, बाग बगीचा बना दिए, तो वैसे क्षेत्र गैर कृषि है। कृषि लायक था लेकिन कृषि वहाँ किया नहीं जा रहा। जैसे यहीं पर अगल बगल में क्षेत्र में कृषि कर सकते हैं, लेकिन कुछ दिन में क्या बन जाएगा? घर बन जाता है। तो घर बन जाने के बाद गैर कृषि कार्यों में संलग्न भूमि होगा। तो पहला हो गया वन, दूसरा हो गया बंजर भूमि, तीसरा हो गया गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि, चौथा हो गया अस्थायी चारागाह क्षेत्र। अस्थायी चारागाह का मतलब है वैसे क्षेत्र जो सिर्फ गाय, भैंस, बकरियों के चारागाह के लिए छोड़ दिया गया है, जो सिर्फ क्या चारा गाय या पशुओं की चारा मिल सकता है। ये चौथा क्षेत्र होता है। सबको विस्तृत अध्ययन करेंगे तो सब बातें समझ में आने लगेगी कि क्या कहना चाह रहा। अभी ध्यान से खाली देखते रहना। पांचवा है विविध तरु फसलों व उपवनों का क्षेत्र, मतलब वैसा क्षेत्र जो उपवन, बाग, बगीचा द्वारा बनाया गया क्षेत्र है। वैसे भूमि का भी रिकॉर्ड भारत सरकार के पास है। बाकी और जो भूमि है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि, कुछ ऐसे भूमि है जो खेती कर सकते हैं लेकिन वहां पर खेती किया नहीं जा रहा है, वैसे हम कृषि योग्य व्यर्थ भूमि कहते हैं। छठा। सातवां है वर्तमान परती भूमि। वर्तमान में क्या है? परती है। पहले खेती होता था लेकिन अब क्या हो गया? परित हो गया है। इसकी भी जानकारी हमारे भारत सरकार के पास है। 9वां है पुरातन परती भूमि। 8वां पुरातन परती भूमि कि मतलब पुराने समय से ही परित होते आ रहा है, अभी तक ये परित ही है, तो पुरातन परती भूमि। और ये हमारा 9वां जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे कहेंगे निब्बल बोया गया क्षेत्र। निब्बल बोया गया क्षेत्र या इसी को हम लोग बोलते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र। इसी पर आज हम खेती कर रहे हैं।
इस पर ही हम खेती कर पा रहे हैं, जिसको बोलते हैं शुद्ध बोया गया क्षेत्र, जिस पर शुद्ध रूप से खेती किया जाता है, तो यह निर्बल बोया गया क्षेत्र है। ये 9 प्रकार के भू उपयोगी का वर्गीकरण किया गया है। विस्तार से इसका चर्चा करेंगे, यही प्रश्न यहाँ से बनाएगा और यहाँ से डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाता है परीक्षा में। और इस बातें को अगर समझ लिया, जब नई बातें कुछ समझ में आएगा तो कल वीडियो में जाके देखना है, हल्का सा वहां से कॉपी में उतारना है, फिर जाके चेक करना है, मतलब छोड़ना इस टॉपिक को नहीं है। अब देखो, इसी में से हम तुम लोगों के 9 भागों को हम ज्वाइंट करके बता रहे हैं। सबसे पहला क्या हो गया? वन। वैसा क्षेत्र जो वनों से आच्छादित है। वन तो समझ रहा है? वन का मतलब जहाँ बहुत सारे, देखो वन कहते हैं कि जहाँ पेड़ पौधे बहुत सारे हैं, तो वो वन वाला क्षेत्र है। मतलब वर्गीकृत वन क्षेत्र, वर्गीकृत वन क्षेत्र, वहाँ समस्त क्षेत्र जहाँ वन विकसित किए जा सकते हैं, वैसा क्षेत्र जहाँ वन विकसित किए जा सकते हैं। वन का विकास होने की संभावना भी है, अभी विकसित नहीं है, वन वहाँ नहीं है, लेकिन आने वाला समय में लग रहा है कि यहाँ वन हो सकता है। वैसे सभी क्षेत्रों को कहाँ रख दिया गया है? कहेगा कि वन में कैसे क्षेत्रों को रखा जाता है? वह सभी क्षेत्र जहाँ पर उम्मीद है कि आगे वन हो सकते, पेड़ पौधों की संख्या बढ़ सकती है, उसे वन में रख दिया जाता है। देखो, ये दूसरा तीसरा दोनों को एक में मिला के समझेंगे क्या है। जैसे बंजर या व्यर्थ भूमि जिस पर खेती नहीं किया जाता, और दूसरा गैर कृषि कार्यों में उपयुक्त, इस पर भी खेती नहीं कर रहे हैं, इस पर भी खेती नहीं हो रहा, इस पर खेती क्या बंजर है, भूमि क्या है बंजर, जिस पर फसल उपजाया नहीं जा सकता। और इस पे है कि खेती करने लायक था, लेकिन हम लोगों ने घर बना दिया, उस पर क्या बना दिए? घर बना दिए, तो उसे गैर कृषि कार्यों में उपयुक्त, कृषि का कार्य इस पर किया नहीं जा रहा, तो ऐसे क्षेत्रों को हम कहेंगे कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब कृषि इस पर किया नहीं जा सकता। कौन से भूमि पर कृषि किया नहीं जा रहा है? तो बंजर और व्यर्थ भूमि, और वो हो जाएगा गैर कृषि कार्यों में उपयुक्त भूमि। गैर कृषि कार्यों में उपयुक्त भूमि या वन आंकड़ा के अनुसार बताइए कि गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि पर खेती किया जा सकता है कि खेती किया नहीं जा सकता? वैसे भूमि जिस पर आज मकान, दुकान, घर, दरवाजा सब बना हुआ है, वैसे भूमि को क्या कहा जाता है? गैर कृषि कार्य प्रयुक्त भूमि। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आता है, जब टफ चैप्टर बनाता है, जब टफ क्वेश्चन बनाएगा, कहेगा वैसे भूमि भारत सरकार के नजर में कौन सी आंकड़ा के अंतर्गत रखा गया है जिस पर मकान, दुकान बनाया जा रहा है, तो उसे हम बोलेंगे गैर कृषि कार्य में उपयुक्त भूमि। और एक होता है बंजर व्यर्थ भूमि, इस पर खेती कर सकते थे, आराम से खेती, धान गेहूं का खेती कर सकते थे, लेकिन इस पर खेती नहीं किया जा रहा है क्योंकि उस पर मकान बन गया, रहने के लिए घर बना लिए हैं, कहीं कहीं तो नहाने के लिए तालाब बना लेते हैं, मछली पालन के लिए तालाब बना लेते हैं। तो ये सभी बना के हम वह कृषि और भूमि को भी क्या कर रहे हैं? गैर कृषि बना रहे हैं। इस दोनों को एक में रख देंगे, दूसरा और तीसरा जो गैर कृषि कृषि के लिए उपयोग नहीं है। अगला है चौथा, पांचवा, छठा, तीनों एक में रहेगा। इसमें कहता अस्थायी चारागाह का क्षेत्र, विविध तरु फसलों के उपवन, जिसमें जंगल, बाग, बगीचा हम बना दिए, जैसे कुछ पेड़ पौधा लगा दिए, झाड़ी, सेब का खेती कर रहे हैं, फल की खेती कर रहे हैं, फूल का बगीचा लगा दिए हैं, ये सभी क्षेत्र उपवन में आते हैं जहां पर कर रहे हैं। इस पर धान गेहूं की खेती नहीं कर रहे हैं, फूल की खेती कर रहे हैं, फल की खेती कर रहे हैं, बाग बगीचा, आम का पौधा लगा दिए हैं, वैसे क्षेत्र को उपवन क्षेत्र बोलेंगे। और अस्थायी चारागाह क्षेत्र, इस पर भी खेती नहीं हो रहा, ये पशु के लिए क्या किया है? चारा के लिए छोड़ दिया गया। और कृषि योग व्यर्थ भूमि, कृषि योग था लेकिन उसको हम व्यर्थ मान लिए गए हैं, मतलब व्यर्थ हो गया है। इन सभी को हम एक में रख के पढ़ेंगे, जिसको बोल सकते हैं प्रति भूमि के अलावा, ये प्रति भूमि के अलावा अन्य कृषि अयोग्य भूमि, मैंने प्रति भूमि के अलावा भी अन्य कृषि योग्य भूमि है जिस पर खेती करना संभव है। सब पर खेती कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कुछ पर बगीचे हैं, कहेगा अस्थायी चारागाह क्षेत्र जहाँ पशु को चराया जा रहा है। कृषि योग व्यर्थ में कृषि योग था, लेकिन अभी क्या हो गया? व्यर्थ हो गया, जिसके हम क्या कर रहे हैं? उपयोग नहीं कर रहे हैं। ये तीनों एक में आ गया। अगला है ये दोनों, वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि।
ये दोनों पर भी खेती नहीं कर पा रहे, कर रहे हैं। एक तो पुरातन पर्वत भूमि के मतलब पूर्वजों पहले से 10 साल से 20 साल से 5 साल से पहले 5 बरस पहले से ही उस पर खेती किया नहीं जा रहा, आज तक परित खेती है, आज तक वो परिते ही परित है। और ये पुरातन हो गया। वर्तमान प्रतिभूमि मतलब 5 साल पहले खेती हुआ था, 5 साल तक लगातार हुआ है, लेकिन वर्तमान में साल 2 साल में वो भूमि कैसा हो गया है, परित हो गया है, प्रतिभूमि हो गया है, जिस पर अभी खेती नहीं किया जा रहा है। दोनों प्रतिभूमि, लेकिन एक वर्तमान है और एक पुरातन है। क्वेश्चन है यहाँ से बनाएगा, कहेगा बताइए शुद्ध बोया गया भूमि का, शुद्ध बोया गया क्षेत्र का कौन सी भूमि पर खेती करना संभव है? वर्तमान प्रतिभूमि की पुरातन प्रतिभूमि? वर्तमान प्रतिभूमि पर खेती करना संभव है, लेकिन अभी हम खेती इस पर किए नहीं रहे, उसको छोड़ दिए। कारण क्या है, क्यों छोड़ दे रहे हैं? इसलिए हम प्रतिभूमि छोड़ दिए क्योंकि किसान का सोच है कि एक साल अगर लगातार बार बार फसल लगाते हैं तो उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। भारत के किसान, बिहार के किसान की सबसे बड़ी समस्या तो है नाइट्रोजन की कमी। जलोढ़ मिट्टी में किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन। जलोढ़ मिट्टी में सबसे ज्यादा किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी। और नाइट्रोजन की कमी हो गया मतलब पेड़ पौधे की लंबाई वृद्धि नहीं करेगा, बढ़ेगा नहीं। तो बिहार के किसान देखोगे कि बुरा लेकर दौड़ते रहेंगे इधर उधर, किस लिए? यूरिया खाद के लिए। यूरिया खाद, जब यूरिया की खाद, क्योंकि इनको पता है कि हम लोग के तरफ कौन मिट्टी है? जलोढ़, और नाइट्रोजन की कमी है। तो नाइट्रोजन की कमी है तो नाइट्रोजन की पूर्ति कौन करेगा? यूरिया। और इसलिए यूरिया को लेने के लिए देखोगे जब भी खेत का पटवन होगा आधा केजी की यूरिया जरूर खेत में मारते हैं, क्योंकि वह यूरिया की करेगा, नाइट्रोजन को पूर्ति कर देगा। अगर किसी देखेगा कि गेहूं की फसल अभी छोटा है, कहेगा कि इसको जरा सा बड़ा करना है, या धान की फसल छोटा है मोरी, कहना कि 5 दिन में तो हमको उसमें रोपनी लगाना, रोपना है, तो तुरंत 2 केजी यूरिया मारेगा, तुरंत बढ़ के क्या हो जाएगा? लंबा। क्योंकि नाइट्रोजन जो है पेड़ पौधों की लंबाई को क्या करता है? बढ़ा देता है। तो ये जो है इसीलिए प्रतिभूमि हम वर्तमान में छोड़े हैं ताकि वह भूमि में नाइट्रोजन की मात्रा की हो जाए, बढ़ जाए। परित छोड़ने से भूमि मजबूत होती है कि कमजोर होती है? मजबूत होती है। उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसीलिए वहाँ प्रतिभूमि छोड़ा गया है। अभी वर्तमान में वो प्रतिभूमि कहलाती है। और एक है निब्बल बोया गया क्षेत्र, जिस पर आज हम कृषि कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जिस पर आज खेती किया जा रहा है उसको क्या कहा जाता है? निब्बल बोया गया क्षेत्र। जो वह भूमि जिस पर फसल को उगाई और काटी जाती है, वह भूमि जिस पर फसल उगाई और काटी जाती है उसे क्या कहा जाता है? निब्बल बोया गया क्षेत्र। वैसी भूमि जो उपजाऊ भूमि है, वैसी भूमि जो वर्तमान समय में हम उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए छोड़ दिए है, उसे क्या कहा गया है? वर्तमान प्रतिभूमि। वैसी भूमि जो पुराने समय से परित है उसे क्या बोलेंगे? पुरातन प्रतिभूमि। और ये सभी भूमि पड़ती है जिस पर खेती करना संभव नहीं। कहेगा शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अलावे, शुद्ध बोया गया क्षेत्र के अलावे कौन सी भूमि है जिस पर खेती करना संभव हो सकता है? वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि, इस दोनों पर खेती कर सकते हैं। इस पर पुरातन वाले पर क्या करेंगे कि तकनीक की सहारा लेंगे, रासायनिक खाद का उपयोग करेंगे, जैविक खाद, ह्यूमस खाद का उपयोग करके इसको हम फिर से उपजाऊ क्षमता बढ़ा सकते हैं। तो ये सभी पर खेती करना है। कहेगा निब्बल बोया क्षेत्र, निब्बल बोया गया क्षेत्र के बाद एकमात्र वर्तमान प्रतिभूमि और पुरातन प्रतिभूमि पर खेती करना संभव है। जबकि बंजर भूमि पर कितनों तुम तकनीक का उपयोग लगा दोगे, ट्रैक्टर से जोता दो, चाहे किसी से भी, हर बैल से, यह जो है इस पर खेती करना संभव नहीं। यह बंजर भूमि हो गया, बंजर और व्यर्थ भूमि मान लिया गया। वन है तो वन है, उस पर खेती कर सकते हैं। बंजर भूमि पर खेती नहीं कर सकते हैं। वैसे भूमि जो पर कृषि का था लेकिन कृषि ने मकान दुकान बना दिया गया है। अस्थायी चारागाह जिसमें पशु को चरने के लिए छोड़ दिया गया है। विविध फसल उपवन, बाग बगीचा, फल की खेती किया जा रहा है, इस पर भी खेती करना नहीं है। तो खेती सिर्फ कर सकते हैं फसल को निब्बल बोया गया क्षेत्र के आधार पर कर सकते हैं। तो ये डाटा मतलब
अभी तुम लोग को ये सिर्फ बताया गया कि किस पर खेती, देखो कितना भाग पर, मात्र निब्बल बोया गया क्षेत्र पर ही आज वर्तमान में खेती किया जा रहा है। कहेगा 8-9 भाग बांटा गया भूमि का, जिसमें निब्बल बोया गया क्षेत्र कृषि योग्य है, बाकी सब के सब किसी पर जंगल है, कहीं पर वन है, कहीं व्यर्थ बंजर भूमि है, परित है, कहीं वर्तमान परित है, तो कहीं पर पुरातन परित भूमि माना जाता है। तो ये जो हमारे भारतीय सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ये डाटा तय किया गया है। अगला देखो, ये जो डाटा तय किया गया था इसमें से सबसे पहला क्या था? वन। वन जो हमारा है ये क्या है? तो वन के अंतर्गत जो आने वाला भूमि है, जो हम लोग पहले पढ़े कि जो वन अधिकृत क्षेत्र है जिस पर वन आने की संभावना, अभी वन नहीं भी है लेकिन वन जंगल होने की संभावना है, उसे वन अधिकृत क्षेत्र मान लिया जाता है। दूसरा है बंजर और व्यर्थ भूमि। बंजर व्यर्थ भूमि का नाम वह भूमि जो तकनीक की मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है। क्वेश्चन आएगा, वैसी भूमि जो कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती है, कितनों उसमें तकनीक लगा देंगे, कोई भी मशीन लगा देंगे, उस भूमि को उपजाऊ नहीं बना सकते हैं, वैसे भूमि को क्या कहा जाता है? बंजर या व्यर्थ भूमि। हम क्वेश्चन इसी से बनाएंगे और टेस्ट लेंगे, तो इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना है। बंजर और व्यर्थ भूमि वैसी भूमि होती है जो कितनों मशीन लगा देंगे। जैसे बताओ, कोई व्यक्ति है जन्म से गूंगा और पागल है, अब पूरा उसको ले जाके डॉक्टरी चिकित्सक दे रहे, इलाज दे रहे, तो सही नहीं हो पाएगा। जो शुरुआत बचपन से ही क्या हो गया है? गूंगा हो गया है। अब कोई व्यक्ति का हाथ कट गया, एकदम पहले जैसा बना दीजिए जी जैसे पहले था, होगा? नहीं हो पाएगा। उसी तरह ही भूमि है, इतना बंजर हो गया, इतना बंजर हो गया कि इसमें फसल कितनों तकनीक करा दे, सिंचाई करा देंगे, पटवन करा देंगे, यूरिया डीएपी फॉस्फेट सब उसमें दे देंगे, ट्रैक्टर से 4 बार नहीं 10 बार जोता देंगे, फिर भी इसमें भूमि में फसल नहीं होगा। उसे हम बोलेंगे बंजर भूमि, व्यर्थ भूमि, जो पहाड़ी भूभाग में पाया जाता है, मरुस्थल में है और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि है। पहाड़ी भूभाग के भूमि को हम बंजर भूमि मान लेते हैं। मरुस्थलीय भाग में कुछ ऐसे भूमि पाए जाते हैं जिस पर खेती करना संभव नहीं है, उसे हम बंजर या व्यर्थ भूमि मान लेते हैं। अगला है गैर कृषि कार्यों में प्रयुक्त भूमि। वैसा भूमि जो कृषि लोग था, कृषि कर सकते थे, लेकिन अभी वर्तमान में कृषि नहीं हो रहा है। जैसे उसमें बस्तियां बन गई है, गांव बन गया है, छोटे छोटे गांव कस्बे बन गए हैं, सड़क का निर्माण हो गया है, उद्योग बन गए हैं, नहर दुकान इत्यादि का विकास हो गया है, वैसे भूमि को क्या कहते हैं? गैर कृषि कार्य योग्य भूमि। यही क्वेश्चन बनाया था कि बताइए, वैसी भूमि जिस पर बस्ती दुकान मकान और नहरें बनाई गई है, उस भूमि को किस क्षेत्र में रखा गया है? गैर कृषि कार्य उपयुक्त भूमि के अंतर्गत रखा गया। इसमें है कि द्वितीय व तृतीय कार्यों में वृद्धि होने से इस वर्ग में वृद्धि हो रही, मतलब अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो ये वाला भूमि बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। क्वेश्चन कहेगा कि जनसंख्या के बढ़ने के बाद या जनसंख्या लगातार जनसंख्या देश की बढ़ रही है, तब कौन सी भूमि का विकास बढ़ जाएगा? भूमि का विकास क्या है? बढ़ जाएगा। अगर यह पहले 1 हेक्टेयर था, जनसंख्या बढ़ जाएगी तो इसकी संख्या क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। अगर ये बढ़ेगा तो घटेगा कौन? गैर भूमि बढ़ेगा तो घटेगा निब्बल बोया गया क्षेत्र। ये जो लास्ट वाला है जिस पर हम खेती कर रहे हैं वह धीरे धीरे घटेगा और ये क्या होगा? बढ़ेगा। इसका मतलब ये द्वितीय और तृतीय क्षेत्र जैसे कि उद्योग कल कारखाने और जनसंख्या अगर सब बढ़ रही है, द्वितीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र होता है, कृषि क्षेत्र होता है, ये सब प्राथमिक क्षेत्र, ये सब अगर बढ़ जाएगा तो क्या माना जाएगा कि कृषि योग प्रयुक्त भूमि भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। इसका मतलब शुद्ध बोया गया क्षेत्र कम है। दिमाग लगाना है, इसी तरह से क्वेश्चन घुमा घुमा के बनाएगा गौर से। अगला है कि इसे अस्थाई चारागाह क्षेत्र। अस्थाई चारागाह का मतलब जो ऐसा क्षेत्र इस वर्ग के अधिकांश भूमि पर ग्राम पंचायत या सरकार का नियंत्रण होता है, वैसी भूमि जिस पर ग्राम पंचायत और सरकार का नियंत्रित होता है उसे साझा संपत्ति संसाधन भी कहते हैं। इसे अस्थाई चारागाह मतलब वो परित है, छूट गया है, वो सरकार की खेत है लेकिन लोग कब्जा अब तो कर लेते, अब तो कब्जा कर लेते।
जाके क्या पंचायत भवन पर कब्जा कर लिए, या किसी भी क्षेत्र पंचायत भवन के बगल में वहां पर कुछ दुकान लगा दिए, ये सभी पर कब्जा कर लेते हैं। लेकिन ये होता नहीं है, ये सरकार की क्षेत्र है, इसे स्थायी चारागाह क्षेत्र मान लिया जाता है। अगला ये है कि फसल और उपवन वाला क्षेत्र, ये क्या क्षेत्र है, इसे माना जाता है कि इस वर्ग में उद्यान, फलदार, वृक्ष वाली भूमि शामिल होती है। इसमें निब्बल बोए गए क्षेत्र शामिल नहीं किया जाता है। इसकी अधिकांश भूमि निजी क्षेत्रों की होती है, जिस पर झाड़ियां मतलब फल की खेती कर सकते हैं, इस पर फूल की खेती कर सकते हैं। वैसे क्षेत्र को क्या कर सकते हैं, उपवन या विविध तरु फसलों वाले उपवन क्षेत्र। लास्ट है हमारा छठा है इस लास्ट में बोलो, छठा जो है ये कहता है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि का मतलब हुआ कि भूमि तो था कृषि लायक, मतलब ऐसी भूमि जिस पर पिछले 5 वर्षों या उससे अधिक समय तक कृषि नहीं किया गया है, लेकिन तकनीक के सहारे से इस पर खेती किया जा सकता है। कृषि योग्य कौन भूमि कहलाएगा, व्यर्थ भूमि। कृषि योग्य व्यर्थ भूमि वही भूमि हुआ था। पुरातन प्रतिभूमि आगे चलकर कैसा बन जाता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि। समझ में आया ये बात, नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, ये कहता है कि पुरातन पहले 5 साल से खेत छोड़ दिए परित, लेकिन लगातार 5 साल छोड़ दिए और फिर धीरे धीरे वो छूटते रह गया परित। तो परित रहने के कारण वह भूमि तो परित हो गया, और यही परित भूमि पर फसल नहीं लगाएंगे तो कैसा हो जाएगा, कृषि योग्य। खेती कर सकते थे लेकिन खेती यहाँ पर कर नहीं रहे हैं, तो पुरातन प्रतिभूमि ही आगे जाके क्या भूमि बन जाता है, कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बन जाता। अगर इस पर फसल लगाया नहीं जाएगा तो कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बन जाएगा। अगर कृषि योग्य व्यर्थ भूमि बढ़ रहा है तो किसकी घट रही है, पुरातन प्रतिभूमि। यही प्रतिभूमि आगे जाके कृषि योग्य भूमि बन जाता है। अब वर्तमान प्रतिभूमि तो ऐसी भूमि होती है जिस पर खेती कर सकते हैं, अभी वर्तमान में छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए हैं, ताकि फसल क्या हो जाए, ज्यादा बढ़े। फसल की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ाने के लिए परित छोड़ दिए 1 साल के लिए। वर्तमान प्रतिभूमि है। और एक होता है शुद्ध निब्बल। पुरातन मतलब 5 साल। देखो पुरातन का मतलब था वह कृषि योग्य भूमि जिस पर 1 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम समय तक कृषि नहीं किया जा सकता। 1 वर्ष से कम और 5 वर्ष से अधिक खेती नहीं कर रहे हैं तो पुरातन हो गया, जो खाली छोड़ दिया गया है। और एक हो गया वर्तमान प्रति, एक हो गया लास्ट में जो हम लोग पढ़ेंगे नंबर, ये जो हमारा है शुद्ध निब्बल खेती, जिस पर खेती आज कर रहे हैं। ये दोनों पर तकनीक के सहारा खेती किया जा सकता है। इस पर तकनीक से कृषि बनाया जा सकता है। वर्तमान में तो कर रहे हैं, लेकिन पुरातन वाले खेती को तकनीक के सहारा से खेती किया जा सकता है। तो ये पूरे भूमि आंकड़ा के अनुसार बताया गया है। भू सर्वेक्षण विभाग, भारत के सर्वेक्षण विभाग के अनुसार 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में से जो है यह क्या प्रतिशत भूमि का आंकड़ा सरकार के पास है, 7% आंकड़ा नहीं है। 93% भूमि का आंकड़ा है, जिसको कई भागों में बांट दिया, 9 भागों में बांट दिया है। जिसमें से जिस पर खेती कर रहे हैं उसे क्या कहा है, निब्बल कृषि योग। हाँ, निब्बल बोया गया कृषि योग भूमि। और जिस पर खेती नहीं कर रहे वो 8 भाग है। कुछ प्रतिभूमि है वर्तमान, कुछ क्या पुरातन प्रतिभूमि है, कुछ उपवन है, कुछ पर वन है, कुछ व्यर्थ बंजर भूमि है। ये सभी भूमि का कितने भाग है, 9 भागों में विभाजित किया गया है। इतना भाग तुम लोगों को ये पढ़ना था, जानकारी रखना था। ऐसे तुम लोग जानते हो कि भारत में भूमि है जहाँ पर खेती कर रहे हैं, ठीक है, कहीं पर पहाड़ है, कहीं पर नदी है। भूमि जिस पर खेती कर रहे हैं वो शुद्ध जानिए कि किस पर खेती कर रहे हैं और कितना पर खेती नहीं हो पा रहा है। तो ये हमारा पूरे 93% भाग इतना था जो उपयोग में लाया जा रहा है। वन के क्षेत्र में बंजर हो गया, कृषि योग है, प्रतिभूमि है, ये सभी करके हम कर रहे हैं। यही जो चैप्टर है, ये जो हम जब पढ़ाए हैं कि जाके पर्वतीय मृदा के बाद तुम लोग को लिखना है। पर्वतीय मृदा लिख जाएगा कि ये नोट्स इस रूप में जैसे ही बनाया गया है उसी तरह कॉपी में ऐड कर लेना है। और वह कॉपी में यूट्यूब पर मारोगे सर्च, वहां से आ जाएगा, उसी से लिख लेना है। ये वाला बात कभी किसी से कोशिश कर लेना मांग के, नहीं तो फिर देखा जाएगा।